जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस रीडिंग की डेली की क्लास में, जहां पे हम द हिंदू के आर्टिकल को पिक करते हैं, द हिंदू से एक आर्टिकल को उठाते हैं और हमारी रीडिंग की जो स्किल है उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव करें, किस तरीके से उसको हम, अगर बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है या फिर बेसिक नहीं भी है तो उसको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर जाने का जो काम होता है उस चीज़ को हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग जो है वो काफ़ी एक क्रूशियल कंपोनेंट माना जाता है। अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, और ये भी एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, तो वहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से वो तरीके? तो सबसे पहला तरीका है दैट इज वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको उसमें देखने को मिलेगा सिनोनिम क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनोनिम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंटोनिम से पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एट द सेम टाइम आपके एग्जाम में रीडिंग बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना होता है। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि इंग्लिश रीडिंग जो है, अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी नहीं है तो जो बहुत बड़ा पैसेज होता है उसको आप थोड़े टाइम में, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, तो थोड़े टाइम में उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव नहीं करते हो डेली बेसिस पे, अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ नहीं रहे होते हो। क्योंकि इंग्लिश की रीडिंग जो है वो सिर्फ वर्ड की मीनिंग और सेंटेंस की मीनिंग निकालने तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। रीडिंग में आपको बेसिकली जो रीड बिटवीन द लाइन्स है ना, इंग्लिश में एक बात कही जाती है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो लाइंस के बीच में जो भाव है, जो मीनिंग कहना चाह रहा है ऑथर, जो जिसने भी लिखा है उस चीज़ को, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ इस क्लास में हम थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। और बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो हम आर्टिकल में आए हुए कुछ एक मुद्दे को उठाते हैं और थोड़ा उसके बारे में अपनी एक ओवरव्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे आज के आर्टिकल अगर हम देखेंगे तो आज का जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू यूएसए, दैट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड साथ ही साथ एक अरेबियन कंट्री है जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल कंट्री माना जाता है अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, अरब नेशंस के अंदर, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। तो इन दोनों के बीच में आप अक्सर सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहता है, और साथ ही साथ यूएस जो कि अपनी पावर के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा पावर, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अपने डॉलर के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी का और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यूज़ में रहता है। तो थोड़ा सा हम इन दोनों के बीच का जो एक छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन छोटा तो नहीं है बट मतलब ये थोड़ा सा हमें, मतलब इसके बारे में थोड़ा हमें ओवरव्यू, मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का जो आर्टिकल है उसमें बेसिकली सऊदी अरेबिया का किस तरीके से सिग्निफिकेंस है यूएस के लिए। यूएस के लिए सऊदी अरेबिया इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने देखा है कि यूएस पूरी दुनिया में हर देश से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है उसको? वाई डज इट वांट टू मेक अ गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंस देखते हैं हम, एनर्जी सिक्योरिटी। पता होगा आपको कि आज के टाइम पे दुनिया जितनी भी चल रही होती है वो एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें वहाँ पे रोल होता है। तो सऊदी अरेबिया डोमिनेंट पोजीशन इन ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, यानी जो डोमिनेंट पोजीशन है सऊदी अरेबिया का, पूरी दुनिया भर में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चंक है वो सऊदी अरेबिया से ही आता है। तो उसका जो ये प्रोडक्शन है, जो डोमिनेंस है, वो इंश्योर करता है स्टेबल एनर्जी सप्लाईज को, यानी जो सप्लाई होनी चाहिए एनर्जी की लगातार बननी रहनी चाहिए, कॉन्सिस्टेंट रहनी चाहिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए सऊदी अरेबिया का होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूएस। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूएस के लिए भी। और साथ ही साथ ये जो डोमिनेंट पोजीशन है सऊदी अरेबिया का, वो सपोर्ट करता है ओवरऑल मार्केट स्टेबिलिटी को भी, यानी इससे स्टेबिलिटी भी बनी रहती है मार्केट के अंदर। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि किसी देश में, जैसे अभी के टाइम पे हम रशिया को देख रहे हैं कि रशिया अभी के टाइम पे वॉर में उलझा हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ना ऑयल का दुनिया भर में, और गैस का भी साथ ही साथ। तो अगर वो वॉर में उलझ गया तो वहाँ से सप्लाई कम हो जाएगी, तो कोई तो चाहिए ना जो उसकी सप्लाई को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, उसको मेंटेन कर सके। तो इसके लिए सऊदी अरेबिया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। साथ ही साथ रीजनल बैलेंस जो है, यूएस बात करता है कि उस पूरी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी जो लाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा का पूरा यूएस के ऊपर ही है। तो इसकी वजह से भी जो रीजनल बैलेंस है, क्षेत्रीय जो बैलेंस है, कौन सा रीजन? तो अरेबियन पेनिनसुला जो बेसिकली है वेस्ट एशिया, अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो वहाँ पे बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द किंगडम एक्ट्स एज अ क्रूशियल काउंटर वेट। ये जो किंगडम है, सऊदी अरेबिया की बात कर रहा है, वो एक क्रूशियल काउंटर वेट, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंटर वेट के तौर पर काम करता है वहाँ पे
और किसके लिए है, ईरान के लिए, हेल्पिंग द यूएस मेंटेन, हेल्प करते हुए यूएस को ताकि वो मेंटेन कर सके स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम को अक्रॉस द वाइडर मिडिल ईस्ट, यानी जो पूरा मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का ही दूसरा नाम है, तो उसके अंदर अगर एक पावर बैलेंस को क्रिएट करके रखना है तो वहाँ पे चूँकि पता होगा आपको कि ईरान के अच्छे रिलेशन नहीं है यूएस के साथ में, वो अलग अलग वजह से है, ठीक है, वो न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है कुछ ऐसा कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन्हांस कर रहा है ईरान, है ना, उसको लेकर के है, थोड़ा सा यूएस के साथ उसके रिश्ते खराब हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ईरान को काउंटर करने के लिए यहाँ पे भी एक पावर चाहिए, तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट सिग्निफिकेंस है सऊदी अरेबिया का यूएस के, दैट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। सिक्योरिटी और साथ ही साथ डिफेंस कॉपरेशन के लिए भी सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएसए के लिए। क्लोज कोलैबोरेशन इन काउंटर टेररिज्म, यानी अगर टेररिज्म को काउंटर करना, उसके खिलाफ लड़ाई करनी है तो उसका कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लोज कोलैबोरेशन। इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी इसमें भी शेयरिंग में भी कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो डिफेंस के जो अलग अलग इक्विपमेंट है इनमें जो खरीदी होती है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं अमेरिका के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को, यानी इंडिया का यूएसए का बेसिकली जो लॉन्ग टाइम सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है उस एरिया के अंदर, तो इस चीज़ के लिए भी सऊदी अरेबिया का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस रीजन के अंदर। साथ ही साथ अगर हम जियोपॉलिटिकल एक्सेस की बात करें, जियोपॉलिटिकल एक्सेस क्या होता है, तो एक देश से दूसरे देश में, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के वर्ल्ड के अलग अलग देशों में एक्सेस का जो काम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है वो प्रोवाइड करती है वाइटल एक्सेस को, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेस को, टू गल्फ मैरीटाइम रूट्स, गल्फ में जितने भी मैरीटाइम रूट्स हैं, समुद्री जो रास्ते हैं, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है यूएसए के लिए। एंड साथ ही साथ इन्हांसेस द यूएस मिलिट्री ऑपरेशनल रीच इन द रीजन, और यूएस को अगर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना है इस रीजन के अंदर ईरान के खिलाफ या और भी जो दूसरे देश हैं, या अगर सऊदी इजराइल है यमन के अंदर, तो उनसे अगर उनको लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए भी ये सऊदी अरेबिया का यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, मतलब यूज़ करते हैं इन द सेंस कि उनके सपोर्ट से वो उनको काउंटर कर पाते हैं। तो ये इन मेजर 4 वजहों से सऊदी अरेबिया यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया के लिए। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि सऊदी अरेबिया, पता होगा आपको कि उसकी जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से तेल के ऊपर है ना, ऑयल के ऊपर बेस्ड है अभी के टाइम पे अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दुनिया जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, यानी फॉसिल फ्यूल का यूज़ हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो क्लीन एनर्जी है उसके ऊपर हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम में हो सकता है कि सऊदी अरेबिया का जो ऑयल चंक है वो यूज़ में ना रहे, या फिर वो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि ऑयल फॉसिल फ्यूल्स का एग्जॉस्टेबल रिसोर्स माना जाता है, सोर्स माना जाता है एनर्जी का। तो सऊदी अरेबिया को भी अपनी इकोनॉमी को, जो उसके सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए यूएस जैसे बड़े कंट्री की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, और भी बहुत सारे फील्ड्स में अगर उनको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है अपना, तो बेसिकली यूएस का सपोर्ट वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यूएसए के लिए सऊदी अरेबिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में अगर हम अलग अलग एस्पेक्ट में देखने की कोशिश करें तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज की जो वोकैबुलरी है, आज का आर्टिकल पढ़ने में बहुत ही आसान है, बट वोकैबुलरी के पर्पज़ से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब कभी भी अगर आर्टिकल की लैंग्वेज ईजी आए तो उस दिन हमें थोड़ा सा अपना फोकस, पहली बात तो बेसिक कैसे हम बेसिक चीज़ों को करते हुए कैसे अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव कर सकें, और साथ ही साथ जो वोकैबुलरी आई है, वोकैब वर्ड जो आए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करने की आवश्यकता हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए पहले वर्ड को देखते हैं। पहला वर्ड क्या है हमारा, डिहाइफनेट। हाइफन के मार्क्स को आप हाइफन जानते होगे, ये जो माइनस का मार्क होता है उसको हम हाइफन कहते हैं। तो डिहाइफनेट का मतलब क्या होता है, टू सेपरेट टू लिंक्ड इश्यूज, यानी हाइफन क्या होता है, एक पंक्चुएशन मार्क होता है, ठीक है। तो पंक्चुएशन मार्क ये क्या करता है, दो बेसिकली चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, बट अगर वहीं पे डी वर्ड लग जाए तो दैट मीन्स डिहाइफनेट करते हैं, यानी दो टू सेपरेट टू लिंक्ड इश्यूज, यानी दो आपस में जुड़े हुए इश्यूज़ को क्या करना, अलग अलग ट्रीट करना, उसको हैंडल करना, दैट इज़ कॉल्ड, ताकि आप दोनों से ही फ़ायदा ले सके, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइफनेट। ये वर्ड अभी जो हमारा पाकिस्तान के साथ में जो ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट, छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था कि यूएसए जो है वो एक डिहाइफनेटेड रिलेशन मेंटेन करके रख रहा है, कि इंडिया की इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ पाकिस्तान जो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी वो दोनों में बेसिकली एक रिलेशन मेंटेन करके साथ में चल रहा है। तो डिहाइफनेट का मतलब टू सेपरेट टू लिंक्ड इश्यूज, डीकपल्ड, डीलिंक या सेपरेट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिसिडेंट। क्या होता है डिसिडेंट, अ पर्सन अपोजिंग ऑफिशियल पॉलिसीज। हाँ, पॉलिटिकली हम बात करें तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑफिशियल पॉलिसीज़ को गलत होती हैं तो उनको क्या करता है, वो अपोज करता है, उनके बारे में
मतलब उनके बारे में क्रिटिसिज्म करता है, तो उसको हम कहते हैं डिसिडेंट, ना मानता हो। रिबल या क्रिटिक भी आप इसको कह सकते हैं। इंट्रांसिजेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, इंट्रांसिजेंस का मतलब था अनविलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज़, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो आपकी अनविलिंगनेस होती है या किसी भी इंसान की अनिच्छुकता होती है कि हाँ, इस काम को हम नहीं मानेंगे, करने के लिए तैयार नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिजेंस। इंपॉर्टेंट है। स्टबर्ननेस या रिजिडिटी आप भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अबिस्मल। अबिस्मल क्या होता है? तो एक्सट्रीमली बैड, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा खराब हो, दैट इज कॉल्ड अबिस्मल। होपलेस भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, होपलेस भी आप इसको कह सकते हैं, दैट इज अबिस्मल। अपैलिंग या ड्रेडफुल, है ना, डरावना, दैट इज कॉल्ड अबिस्मल। एंकर क्या होता है? तो ये वर्ड पता होगा आपको कि जो शिप के अंदर रस्सी में जो वो चेन में बंधी हुई जो एक लोहे का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो बेसिकली शिप को रोकने, स्टेबिलिटी देने का काम करता है, तो वहीं से वर्ड आता है। एंकर को वर्ब फॉर्म में यूज़ किया गया इस आर्टिकल में। इसका मतलब क्या होता है? टू बी फॉर्मली बेस्ड ऑन समथिंग, यानी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही फॉर्म तरीके से क्या होना, स्ट्रिक्ट तरीके से बेस्ड होना, उसके ऊपर आधारित होना, दैट इज कॉल्ड एंकर। ग्राउंड या रूट भी आप इसको कह सकते हो। कीन क्या होता है? कीन का मतलब वेरी ईगर और इंथ्यूजियास्टिक, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक किसी चीज़ को लेकर के, या फिर इंथ्यूजियास्टिक यानी इंथ्यूजियाज्म से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड कीन। जेलस आप इसको कह सकते हैं, जेलस नहीं है ये जे वाला, ठीक है, जेलस है, जील वर्ड से बना हुआ है, इंथ्यूजियाज्म। क्रेडिबल क्या होता है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर आप भरोसा कर सको, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। क्रेडिबल सोर्सेज की हम हमेशा बात करते हैं। बिलीवेबल या ट्रस्टवर्दी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। प्लॉसिबल या रिलायबल भी आप इसको कह सकते हैं। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा कई बार आ चुका है, इससे बहुत सारे वर्ड भी बनते हैं, क्रेडिट, क्रेडेंशियल, ठीक है, क्रेडिबिलिटी, इनक्रेडिबल, दैट समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, है ना। तो ये कुछ क्रेडिबल वर्ड्स है। क्रेडो का मतलब बिलीफ, कुछ ऐसे वर्ड है, ठीक है। चलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक समरी दे दूं आपको इस आर्टिकल के बारे में कि पता होगा आपको कि सऊदी अरेबिया, हमने डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एक देश हो जाता है वेस्ट एशिया के, अगर हम अंदर बात करें तो यूएसए के लिए। तो पहले के टाइम पे इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम पेट्रो डॉलर, हम जो एक टर्म सुनते हैं, दैट मीन्स कि जो पेट्रोलियम का जो ट्रेड होगा वो डॉलर के अंदर ही होगा, जिससे डॉलर को भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस मिला है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज अ करेंसी वो निकल करके आई है, ग्लोबल करेंसी। आज के टाइम पे आप कहीं भी जाते हो तो डॉलर अगर आपके पास है तो आपको कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी है काफ़ी, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिलेशन था, पर बीच में कुछ इश्यूज़ ऐसे आए जिनकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव आया रिश्तों के बीच में। लेकिन टाइम टू टाइम जो यूएस की जो अलग अलग सरकारें हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है ना, और उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा, और एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि वेस्ट एशिया के अंदर एक और यूएसए का क्लोज अलाई है, दैट इज़ इजराइल। तो इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में भी बिल्कुल नहीं बनती है, बिकॉज पता ही होगा आपको, ठीक है। अभी सऊदी अरेबिया ने जो इजराइल के द्वारा किया गया गाज़ा वॉर है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया है। तो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए दोनों ही देश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो किस तरीके से रिलेशन मेंटेन करके रखा है यूएसए ने, और एक डिहाइफनेटेड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहा है यूएस। डिहाइफनेटेड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि इजराइल को भी नाराज़ नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो इंपॉर्टेंट उनके टाइज़ हैं उनको भी ये इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली इसी चीज़ की बात करेगा। चलिए हम आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम वर्ड बाई वर्ड कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ने के समझने की कोशिश करते हैं। पहला आर्टिकल का टाइटल देखते हैं हम, क्या है? रीसेट विद रियाद। रियाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो रीसेट करना यानी रिस्टोरेशन करना, फिर से बहाल करना, ठीक करना, फ्रेश स्टार्ट करना, किसके साथ में? रियाद के साथ में। कोई रिलेशन ख़राब हुआ होगा तभी तो रीसेट की बात कर रहा है, और रियाद के साथ ही रिलेशन ख़राब हुआ था तो उसको ठीक करने की बात कर रहा है। यूएसए अभी इस काम को कर रहा है, कौन कर रहा है ये भी पता चल जाएगा, जो कि डिस्कस ही कर रहे हैं हम कई बार से। तो कह रहा है यूएसए सीम्स टू हैव डिहाइफनेटेड। यूएसए प्रतीत होता है किसने क्या किया है? डिहाइफनेट कर लिया है, यानी सेपरेट कर दिया है दो लिंग इशूज़ को, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए इशूज़ को। और ये किसको किया है? तो सऊदी अरेबिया को और साथ ही साथ इजराइल को, यानी दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है ये यूएसए, ऐसा प्रतीत होता है। इट्स वेस्ट एशिया प्लान, यानी इट्स किसके लिए है यहाँ पे? अमेरिका के लिए है। इसका जो प्लान है वेस्ट एशिया को लेकर के, वेस्ट एशिया क्या हो गया? जितने भी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जितने भी कंट्रीज आती हैं, है ना, वेस्ट एशिया इज मतलब लगभग 17-18 देश हैं इसके अंदर। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ना, ईरान, और भी बहुत सारे देश हैं, इजराइल, और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के जो यूएसए का प्लान है ना कि हाँ, यहाँ की
यहाँ पे हमें मिलिट्री रिलेशन कैसा बना के रखना है, जियोपॉलिटिकल रिलेशन कैसा बना के रखना है, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए भी, ना ही यूएसए के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आपकी दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई, गैस की सप्लाई हमेशा होती रहती है ना। दुनिया भर का जितना भी ट्रेड है, रेड सी वगैरह का नाम सुना होगा अगर आप लोगों ने, तो वेस्ट एशिया के अंदर ही आता है रेड सी, तो मेरे टाइम रूट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट एशिया। तो उसका जो प्लान है उसके लिए सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है अभी यूएसए, ऐसा प्रतीत होता है हमें, इस टाइटल का मतलब हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यानी सऊदी के जो प्रिंस हैं वहाँ पे प्रिंस ही होते हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, यानी इनकी जो विजिट रही है, इनका जो मिलने का जो काम रहा है, विजिट यानी विजिट करने का जो काम रहा है, और ये कहाँ पे विजिट किया इन्होंने, द व्हाइट हाउस, यानी व्हाइट हाउस के अंदर, प्रेसिडेंट हाउस होता है जो यूएस के अंदर, उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है, यहाँ पे मार्क्ड। तो ये विजिट जो है उसने मार्क किया है, चिन्हित किया किस चीज़ को, ऑफिशियल एंड को, सरकार के तरफ से आने वाले एंड को। ऑफिशियल एंड का मतलब फॉर्मल एंड है ना, उसको एकदम अच्छे तरीके से यानी दिखा करके ऑफिशियली उसको एंड किया जा रहा है। और वो एंड किस चीज़ का है, ऑफ लगा के बता रहा है, ये ब्रीफ चिल, यानी एक छोटे से चिल का, तनाव का। चिल क्या होता है, तो चिल का मतलब होता है मतलब एक डिक्लाइन आया था इन दोनों के रिश्तों के बीच में, तो उसमें एक ऑफिशियल एंड को ये मार्क किया है इस विजिट ने, इन रिलेशन। और ये चिल किसके अंदर आया था, उन रिलेशंस के अंदर आया था, रिश्तों के अंदर आया था, बिटवीन द मोस्ट पावरफुल कंट्री, और ये दो लोगों के बीच में था। तो बीच में किसके बीच में, सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली देश इसके बीच में, और द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब स्टेट, यानी अरब के अंदर जो स्टेट है, स्टेट का मतलब देश यहाँ पे बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एक जो रिलेशन में जो चिल आया था, जो खटास आई थी या जो भी डिक्लाइन आया था छोटा सा, उसका ऑफिशियल एंड मार्क किया है सऊदी अरेबिया के प्रिंस के विजिट ने। टाइज हैड हिट अ लो आफ्टर जमाल कशोगी, यानी इनके जो रिश्ते थे, टाइज का मतलब रिश्ते, हैड हिट अ लो, ये सबसे खराब दौर में पहुंच गए थे। और ये कब हुआ था, आफ्टर के बाद हुआ था जमाल कशोगी का, यानी इनके बाद हुआ था। और ये कौन है, सऊदी डिसीडेंट जर्नलिस्ट, ये सऊदी के पॉलिसीज़ को खिलाफ जो बोलने वाले एक जर्नलिस्ट हैं, है ना, जर्नलिस्ट हैं इन द यूएस, जो कि यूएस के अंदर है, ये वॉज मर्डर्ड। तो ये हुआ तब जब इनका मर्डर कर दिया गया, है ना, ये इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कशोगी जब इसके बाद हुआ, जब इनको मर्डर कर दिया गया, कहाँ पे, इनसाइड द किंगडम, यानी कहाँ पे, तो किंगडम के काउंसलेट के अंदर। काउंसलेट क्या होता है, तो एक डिप्लोमेटिक ऑफिस होता है दूसरे देश के अंदर, एक दूसरे देश का, ठीक है, तो दैट इज़ वहाँ पे उनका मर्डर किया गया था। और ये काउंसलेट कहाँ पे था, इस्तांबुल के अंदर था। और ये काम कब हुआ था, तो अक्टूबर 2018 के अंदर हुआ था। तो ये हॉल्ट तभी से आया था। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, है ना, लेटर बाद में उन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला, दैट की MBS मोहम्मद बिन सलमान हैड ऑर्डर्ड, इन्होंने ही ऑर्डर दिया था किस चीज़ का, इस किलिंग का, इस मर्डर का, ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। अब हिज किसके लिए आया, तो आगे देखते हैं। जो बाइडन हैड वोड, जो बाइडन ने कसम खा ली, वो का मतलब क्या होता है, कसम खा लेना, प्लेज ले लेना, शपथ ले लेना। और वो को हमेशा टू के साथ में, जिस चीज़ के लिए हम कसम खाते हैं उसको टू लगा के लिखते हैं, इस चीज़ को ग्रामर के पर्सपेक्टिव से भी याद रखिएगा। जो बाइडन थे उन्होंने कसम खा लिया था, होल्ड, यानी ये हैड भी याद रखिएगा कि हैड परफेक्ट टेंस को दिखाता है, और परफेक्ट टेंस के बाद हम वीक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कसम खा लिया था टू होल्ड MBS अकाउंटेबल। होल्ड समवन अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, किसी को जिम्मेदार ठहराना, किसी गलत काम के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। तो ये MBS को, दैट इज़ मोहम्मद बिन सलमान को, MBS से लिखा है बार बार, उनको जिम्मेदार ठहराने की कसम खा ली थी या प्लेज ले लिया था। येट फिर भी इट वॉज मिस्टर बाइडन, ये मिस्टर बाइडन ही थे, हु टुक, जिन्होंने स्टेप्स लिए, ऐसे कदम उठाए, टू रिहैबिलिटेट, फिर से रिहैबिलिटेट करने की, रिस्टोर करने की, किसको, इस प्रिंस को, यानी मोहम्मद बिन सलमान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ही ट्रैवल टू जद्दा, जो बाइडन ने ट्रैवल किया, यात्रा की, कहाँ की, जड्डा की। जड्डा भी कहाँ पे है, सऊदी अरेबिया के अंदर है। और ये कब किया था उन्होंने, इन जुलाई 2022, ठीक है। जब भी पास्ट का टाइम आ जाता है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में हमें टेंस को बनाना चाहिए, इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। जुलाई 2022 क्या है, पास्ट की बात है। तो उन्होंने ट्रैवल किया जद्दा के अंदर, और ये कब किया था, जुलाई 2022 के अंदर। वेयर, जहाँ पे ही ग्रीटेड द हेयर, जहाँ पे उन्होंने इनको क्या किया था, वंशज को या जो भी राजा थे इनको ग्रीट किया, सम्मान किया इसका, टू द सऊदी थ्रोन, यानी सऊदी का जो थ्रोन है, जब उन्होंने बेसिकली एक्वायर किया, जब वहाँ पे वो प्रिंस बने वहाँ के, ठीक है, वहाँ के जो क्राउन प्रिंस बने, तो उसको ग्रीट किया काफ़ी अच्छे से, विद अ फीस्ट बम्प, यानी एक अनऑफिशियल जेस्चर के साथ में, ठीक है, मतलब थोड़ा अलग तरीके से किया, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव मैसेज था पूरी दुनिया को। डोनाल्ड ट्रंप, अब डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, हु ब्रोकर, जिन्होंने क्या किया, ब्रोकर किया, यानी डील को नेगोशिएट किया, डील के ऊपर बातचीत करी। और ये किस चीज़ को ब्रोकर किया था इन्होंने, 2020 अब्राहम अकॉर्ड को। ये भी एक अब्राहम अकॉर्ड है जहाँ पे इजराइल और
जो अरब की कंट्रीज हैं उनके बीच में एक डील साइन हुआ था कि हाँ वो पीसफुली एग्जिस्ट करेंगे उस रीजन के अंदर। तो जिसको ब्रोकर किया इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो इन्होंने हैज़ बिन कीन, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक रहे, हैज़ बिन कीन यानी इंथ्यूजियास्टिक रहे, ईगर रहे, उत्सुक रहे टू डीपन, गहराने में अमेरिका के ट्रेडिशनल टाइज को, यानी अमेरिका का जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा जो रिश्ता है, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, जो लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है रिश्ते को, किसके साथ में, अरब पार्टनर्स, यानी इसके अरब पार्टनर्स के साथ में, इसका किस लिए आया, अमेरिका के लिए। ऑन ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, ही डिफेंडेड, उन्होंने बचाव किया किस चीज़ का, MBS ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का, यानी मोहम्मद बिन सलमान के जो ह्यूमन राइट्स को लेकर के रिकॉर्ड थे कि हाँ वो ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ कि मीडिया को मतलब जर्नलिज्म को ज़्यादा वो काफ़ी प्रमोट करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, सिविल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते, उनको अथॉरिटी देते हैं या नहीं देते हैं, तो उनके ऊपर कुछ सवाल खड़े थे, है ना, ह्यूमन राइट्स और कड़े ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या हो कि काफ़ी कड़े सजाओं के लिए, पनिशमेंट्स के लिए फेमस है ये MBS। तो उनको भी डिफेंड किया मिस्टर ट्रम्प ने, क्लेमिंग, दावा करते हुए दैट की द प्रिंस न्यू नथिंग, कि प्रिंस को कुछ भी नहीं पता थी, वाह, अबाउट कसीगोज मर्डर, और किसके बारे में, कसीगो की मर्डर के बारे में उनको नहीं पता था। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड, ये मतलब ट्रम्प ने उनको प्रॉमिस किया, वादा किया टू सेल, कि वो बेचेंगे, क्या बेचेंगे, टैंक्स को एंड साथ ही साथ F-35 फाइटर्स को, यानी इन दोनों को भी बेचने का प्रॉमिस किया। और ये किसको बेचेंगे, सऊदी अरेबिया को। डिस्पाइट इसराइल, बावजूद किस चीज़ के, तो इसराइल के ऑब्जेक्शंस के यानी विरोधों के बावजूद भी उनको बेचने का क्या किया, प्रॉमिस किया सऊदी अरेबिया को। इट विल ऑल्सो गेट एक्सेस, इसको एक्सेस मिलेगा, इट मतलब यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात कर रहा है, उनको एक्सेस मिलेगा किस चीज़ का, टू अमेरिकाज मोस्ट एडवांस्ड, अमेरिका के सबसे ज़्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स का, यानी USA के अंदर जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में जो सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो चिप्स हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, ये उनका कहना है। MBS इज सीकिंग टू बिल्ड, जो MBS है ना, जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो सीख कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड, बनाने के लिए वास्ट डेटा सेंटर्स को, यानी बहुत बड़े बड़े डेटा के सेंटर्स को। ये क्या होते हैं, तो जो भी चीज़ें हम जो भी यूज़ करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हमें सेंटर्स बनाने होते हैं, तो बड़े बड़े सेंटर्स बनाने का भी क्या किया है उन्होंने, कोशिश कर रहे हैं। टू ट्रांसफॉर्म, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि ट्रांसफॉर्म कर दिया जा सके, पूरी तरीके से चेंज कर दिया जा सके सऊदी अरेबिया को, और ये किस में चेंज कर दिया जा सके, एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस के तौर पे, है ना, टेक्नोलॉजी के रूप में एक बहुत बड़ा पावर हाउस बन जाए ये सऊदी अरेबिया, इसमें ये चेंज करना चाहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पैसेज को हम देखते हैं। हिस्टोरिकली अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें, सऊदी अरेबियाज अबिस्मल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, यानी सऊदी अरेबिया का जो बहुत ही ज़्यादा खराब ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड रहा है, यानी यहाँ पे देखा जाता है कि जर्नलिस्ट्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है, मीडिया को इतना ओपनली नहीं बोला जाता है, ठीक है, और काफ़ी कड़े पनिशमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, सिविल सोसाइटीज़ को भी ज़्यादा मौके नहीं दिए जाते, उनको भी निकल करके सामने आने नहीं दिया जाता। तो ये कुछ रिकॉर्ड है ना ह्यूमन राइट्स को लेकर के। सऊदी अरेबिया का जो बहुत ज़्यादा ख़राब ये रिकॉर्ड रहा है इसको लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, हैज़ प्लेड, उसने किया है, क्या किया है, ना के बराबर, लिटिल का मतलब ना के बराबर रोल को, यानी बहुत ना के बराबर रोल को प्ले किया है इन शेप करने में, आकार देने में, इट्स रिलेशनशिप, इसके रिश्ते को विद वाशिंगटन यानी US के साथ में। लॉन्ग एंकर्ड इन जियोपॉलिटिकल एंड एनर्जी इंटरेस्ट, लंबे टाइम से ये इसको सपोर्ट मिला है, इसके रिश्ते को सपोर्ट मिला है जियोपॉलिटिकल तरीके से और साथ ही साथ एनर्जी इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इन दोनों की वजह से वाशिंगटन के साथ में रिश्ते अच्छे हैं बजाय कि इस चीज़ के, है ना, ह्यूमन राइट का जो रिकॉर्ड रहा है उसकी वजह से रिश्ते ख़राब हैं, मतलब रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। रीज़न मेन ये है ना, जियोपॉलिटिकल और साथ ही साथ एनर्जी इंटरेस्ट, जिसको हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। देयर हैव बीन मूवमेंट्स, यानी ऐसे कई क्षण रहे हैं ऑफ स्ट्रेन, यानी किसी चीज़ के तनाव के, सच एज द, जैसा कि 1973 का ऑयल शॉक, इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को 4 गुना से बढ़ा दिया था, जिससे क्या हुआ था, US से भी बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, अमाउंट में परचेज़ करता है ऑयल को। तो पता होगा आपको, अगर ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा भी इंक्रीमेंट आता है तो हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये बहुत एक क्रूशियल कंपोनेंट होता है। तो इसकी वजह से भी, जैसे कि यहाँ पे हुआ था द पोस्ट 9/11 डिस्ट्रेस, यानी जो 9/11 अटैक है ना, जब पता होगा आपको 2001 के अंदर, है ना, जब अमेरिका के ऊपर मतलब अमेरिका के अंदर अटैक हुआ था, तो उसकी वजह से जो बिलीफ में जो कमी आई थी, लैक ऑफ जो बिलीफ था, तो इसके बाद ये भी एक कारण था। और द चिल, और ये जो चिल आया है, जो डिक्लाइन आया था आफ्टर द खशोगी मर्डर के बाद, यानी इसके बाद भी जो डिक्लाइन आया था, तो इस तरीके के स्ट्रेन के बाद मतलब ऐसे मूवमेंट रहे हैं, बट बोथ साइड्स, लेकिन दोनों ही साइड्स ने क्या किया, हैव कंसिस्टेंटली, उन्होंने लगातार प्रायोरिटाइज किया इंपॉर्टेंस
दी है या प्राथमिकता दिया है स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट को, स्ट्रैटेजिक तरीके से अलाइनमेंट को ओवर वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ के ऊपर, यानी हमारी वैल्यूज़ क्या है उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारा जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम काम करेंगे। वन परसिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन, एक जो लगातार बना हो, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है। ये जो एक परसिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, हालांकि हैज़ बिन, वो क्या रहा है, इजराइल रहा है, अमेरिका का। ये इजराइल कौन है, तो अमेरिका का क्लोजेस्ट अलाई, अमेरिका का सबसे घनिष्ठ क्या है, रीजनल अलाई है, दोस्त है। विच डज नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक, जिसके नहीं है, क्या नहीं है, फॉर्मल, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, किसके साथ में, रियाद के साथ में, यानी सऊदी अरेबिया के साथ में। आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड, यानी इस अकॉर्ड के बाद, जब इसको साइन कर लिया गया, इसके बाद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बाइडन के तो जब थे सरकार के अंदर, तो इनके प्रशासन में, तो इन्होंने भी क्या किया, पुश किया, आगे बढ़ाया किस चीज़ को, सऊदी अरेबिया को टू ज्वाइन, ताकि ये ज्वाइन कर ले, इसको ज्वाइन कर ले, फ्रेमवर्क को, इस स्ट्रक्चर को। अभी ज्वाइन नहीं किया इसने, बाई नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइज करते हुए, साधारण बनाते हुए टाइज को, रिश्तों को विद इजराइल, इजराइल के साथ में रिश्ते अगर अच्छे करते हुए इस अकॉर्ड को भी ज्वाइन कर ले, ये बाइडन का भी अप्रोच था। MBS हैड सेड, MBS ने कहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था इन सितंबर 2023, यानी इस टाइम पे, दैट की सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, जो सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों देश हैं, वर इन एन एडवांस स्टेज, वो अब क्या है, काफ़ी आगे वाले स्टेज पे हैं, और जो कि है नेगोशिएशंस का, यानी बातचीत का, यानी बातचीत में काफ़ी आगे बढ़ गए। ये 2023 के अंदर उन्होंने कहा था। बट अक्टूबर 7 अटैक, लेकिन जो अक्टूबर 7 का अटैक था हमास के द्वारा, एंड इसराइल्स जेनोसाइडल गाज़ा वॉर, और इसराइल के द्वारा जो किया गया गाज़ा वॉर है, जो कि जेनोसाइडल है, जो कि बहुत मास लेवल पे किलिंग कर रहा है, हॉल्टेड, तो इसने क्या किया, रोक दिया किस चीज़ को, इस मोमेंटम को, इस पेस को, इस गति को। मोमेंटम क्या होता है, पेस। टुडे, आज भी सऊदी अरेबिया सेज, कहता है सऊदी अरेबिया आज भी, इट रिमेन्स, यह बना हुआ है, ओपन, यानी खुला है, टू ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइन करने के लिए इस अकॉर्ड को, यानी अभी भी ये तैयार है ज्वाइन करने के लिए, पर शर्त है इनकी, बट ओनली इफ, लेकिन तभी यदि देयर इज़ अ क्रेडिबल, कि एक क्रेडिबल यानी काफ़ी विश्वसनीय, बिलीवेबल, टाइम बाउंड पाथ हो, एक टाइम के हिसाब से डिसाइड एक रास्ता हो किसके तरफ, टुवर्ड्स अ टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी इसके तरफ, टू स्टेट के सॉल्यूशन की तरफ, टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन, जो कि किसको लेकर के है, पैलेस्टीन के सवाल को लेकर के है। और पॉजिटिव अपोजिशन, एक ऐसा पोजीशन, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करें, कैसा पोजीशन, इजराइल अपोज, जिसको इसराइल क्या करता है, अपोज करता है, इसके विरोध में रहता है। मिस्टर ट्रम्प अपीयर्स, मिस्टर ट्रम्प जो है वो ऐसा प्रतीत होते हैं, टू हैव रियलाइज, उन्होंने रियलाइज कर लिया है बोथ द रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, यानी जो दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनको, जटिलताओं को रियलाइज़ कर लिया, ऐसा प्रतीत होते हैं, ऐसा दिखते हैं। एंड इसराइल्स इन ट्रांसिजेंस, और इसको भी इन्होंने क्या किया है, अपीयर, मतलब इसको भी ये रियलाइज़ कर चुके हैं, इसराइल का जो स्टबर्डनेस है, जिद्दीपना है। ही नाउ सिम्स, वह अब देखते हैं, वह ही नाउ सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है उनको देखे कि वो तैयार हैं, टू डीपन करने के लिए, गहराने के लिए, रिश्ते को और भी अच्छा बनाने के लिए, विद सऊदी अरेबिया के साथ में, विदाउट, बिना डिमांड के, एन इमीडिएट कमिटमेंट, जो कि ये क्या है, तुरंत होने वाला कमिटमेंट है, वादा है, जो कि ये रिकग्नाइज करने को लेकर के इसराइल को। अभी भी जो सऊदी अरेबिया है वो इसराइल को एक देश के तौर पे नहीं मानता है। इन इफेक्ट, मतलब ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन इफेक्ट, अगर हम इफेक्टिवली देखें या पर्टिकुलरली देखें या फिर प्रैक्टिकली देखें, ही हैज़ हाइफनेटेड, तो जो ट्रम्प है उन्होंने हाइफनेट कर दिया है, यानी अलग अलग करके देख रहे हैं किसको, सऊदी अरेबिया को, किससे, फ्रॉम द अब्राहम अकॉर्ड से। तो अभी अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के ये ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ अगर रिलेशन उनको बनाना है फॉर नाउ, अभी के लिए चूज़ करते हो इंस्टेड, बजाय टू कल्टिवेट, कि वो क्या करें, बजाय इसके कल्टिवेट करें, यानी डेवलप करें किस चीज़ को, डायरेक्ट और स्ट्रॉन्गर टाइज को, यानी सीधा होने वाला और काफ़ी और भी ज़्यादा मजबूत टाइज को, यानी रिश्तों को विद द किंगडम, यानी सऊदी अरेबिया के साथ में, विच ही व्यूज़, जिसको वो देखते हैं आज सेंट्रल, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, टू हिज ब्रॉडर वेस्ट एशिया प्लान, जो कि है उनके बहुत ज़्यादा बहुत ही ब्रॉड वेस्ट एशिया को लेकर के जो प्लान है उनके, तो ये इस तरीके से देखते हैं कि हाँ, अगर वो रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ अगर पर्सनली है ना, पर्सनली इन द सेंस कि डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग टाइज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो वेस्ट एशिया को लेकर के प्लान है उसको ये ज़्यादा और भी ज़्यादा पुश देगा या हेल्प करेगा, सपोर्ट देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। चलिए हम आज के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन इज, हाउ डिड ट्रम्प सस्टेन, किस तरीके से जो ट्रम्प है वो सस्टेन करते हैं, मैंने सस्टेन किया है उन्होंने क्लोज टाइज को सऊदी अरेबिया के साथ में, बजाय कि मतलब वैल्यू को लेकर कंसर्न्स तो हैं कि जो यूएसए है उसके वैल्यूज़ ह्यूमन राइट्स को लेकर के ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहा है। तो किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को किया है, हाउ, कैसे एम्फसाइज करते हो डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स को, नो, बाई प्लेसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एवं ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग, नो, by insisting that defense sales remain separate from diplomatic disagreement, no, by prioritizing strategic interest over moral consideration in regional approach, बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये what cheaply shipped
क्या खास तौर पे शेप किया है रियाद के लॉन्ग टर्म बॉन्ड को विथ वाशिंगटन, यानी वाशिंगटन के साथ जो रिश्ता है सऊदी अरेबिया का, किस चीज़ की वजह से ये? सऊदी अरेबियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एक्सपांडिंग लोकल इंडस्ट्री, इट्स सेंट्रल रोल इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल लेवरेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कि जो इसका रोल है ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल जो लेवरेज है, इन्फ्लुएंस है, तो कहीं ना कहीं ये रियाद को लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाने में हेल्प करा है वाशिंगटन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द आर्टिकल ब्रिंग द इजराइल डायमेंशन? इजराइल का डायमेंशन क्यों लाया आर्टिकल के अंदर इनटू डिस्कशन? यूएस सऊदी अरेबिया, मतलब यूएस और सऊदी अरेबिया के रिलेशन में इजराइल का मेंशन क्यों ज़रूरी था? इट इन्फ्लुएंसेस अमेरिकाज वाइडर रीजनल स्ट्रैटेजी, इट डिक्टेट्स सऊदी अरेबियाज पॉलिसी डिसीजंस, नो। अफेक्ट करता है इसराइल के खुद के इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को, नो। ये लिमिट करता है डिफेंस एम्बिशंस को, नो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये इन्फ्लुएंस करता है अमेरिका के वाइडर रीजनल स्ट्रैटेजी को, यानी इंडिया उसको लेकर के जो बहुत वाइडर यानी बहुत ब्रॉड ये जो रीजनल स्ट्रैटेजी है यूएसए का, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके लिए इजराइल का भी मेंशन ज़रूरी था। तो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एंड अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हो तो वी हैव आ टेलीग्राम चैनल एडिफाइंग इंग्लिश हब, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आर्टिकल का पीडीएफ, क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप रियली में इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, जो भी हम आर्टिकल आपको प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, वहाँ पे आप इसको एक बार खुद से पढ़ सकते हो। और जब ये क्लास को देखोगे आप और उस टाइम पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच करोगे, तो उस टाइम पे आप हाथों हाथ अपनी चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे और जो भी कमियाँ रही थी उसको ठीक कर पाओगे आप। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ही है, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मेनी थिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब हो तो वी रियली वांट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, ताकि साथ में मिल करके हम अपनी रीडिंग की जो स्किल है उसको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकें। ठीक है, आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।